जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। प्यारे बच्चे, एजुकेशन बायर न केवल विजन आईएएस बल्कि दृष्टि आईएएस की भी टेस्ट सीरीज आपसे चर्चा का बिंदु बनाया जा रहा है। आप भी अगर हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हमारा जो ये क्लासेस है ये विजन आईएएस का टेस्ट नंबर आप देखोगे, जो टेस्ट संख्या है टेस्ट नंबर 6 है और पार्ट आपका 3 और लास्ट है। प्यारे बच्चे, हम एक टेस्ट को 3 पार्ट्स में कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपकी जो क्लास होती है 1 से सवा घंटे की होती है। कई बार स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है कि सर एक ही क्लास में एक पूरा टेस्ट सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे बच्चे, मैं आपको एक टेस्ट की स्ट्रेटजी बता देता हूँ। आई थिंक मुझे नहीं पता है कि आपने ऑफलाइन टेस्ट दिया है और देने के पश्चात आपने टेस्ट सोल्व किया है या नहीं, आई डोंट नो। बट जो चीज़ मैंने की है वो मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं अधिकतर वही चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। देखिए बच्चे, मुद्दा है कि ये अगर आप मान लीजिए प्रीलिम्स का टेस्ट देते हैं तो आपको समय मिलता है 2 आवर, ठीक है, और इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपके मार्क्स आते हैं कितने, 200, ठीक। अब ऐसा तो नहीं है कि आप टेस्ट लेते जाएंगे तो आपके 2 ही घंटे लगेंगे, तो आपके लगभग 3 घंटे लगते हैं उसमें, ठीक है। और इन 100 क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट्स जिसने सोल्व किए हैं पूरे 100 क्वेश्चन बैठ के पेपर सोल्व किया है अच्छे से, इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है अगर वो पढ़ा है, तो मुझे बताइएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे। कुल मिलाकर 2 घंटे ये लगा लो और 4 से 5 घंटे, 4 घंटे ये लगा लो, तो आपको 6 आवर एक टेस्ट को सोल्व करने में लगते हैं। कितने? 6 घंटे आपको एक टेस्ट सोल्व करने में लगते हैं, ठीक है। आपको एजुकेशन बायर वही टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन के साथ 3 क्लासेस में लगभग 3 घंटे के आसपास आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब कि आपका आधा टाइम मैं बचत कर रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन को मैं 360 डिग्री रिवाइज करता हूँ, आपका पूर्ण रूप से उसको एनालिसिस करता हूँ, और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें, प्रीलिम्स को कहाँ तक आप खेलें और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उसका भी आप बेसिकली ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये कॉलम है, इसमें आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है। पर बच्चे अगर गलत आप मार्क करते हैं तो आपका 1/3 मार्क काट लिया जाता है नंबर, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन था आपका 61 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब तक हमने 61 तक आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन था आई थिंक, ओके, 61 नंबर आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन था 61 नंबर, ठीक है। बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा लैंगिक असमानता सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच, बी विश्व बैंक समूह, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और डी यूरोपीय लैंगिक समानता संस्थान। तो इसका आपको करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे क्या था, देना था। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है लैंगिक असमानता सूचकांक। तो लैंगिक असमानता सूचकांक जो आपका प्रतिपादित किया जाता है, जो प्रकाशित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। आपको बता दें कि इसमें खासतौर पर
महिलाओं और पुरुषों के मध्य जो असमानता है और उच्च मान अधिक लैंगिक समानता को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। भारत की अगर हम बात कर लें 2022 में तो 0.437 अंकों के साथ में 193 देशों में 108वें स्थान पर था। कितने पे था? 108वें स्थान पर था। ये ध्यान रखना 2022 में। तो भारत में थोड़ा सुधार हुआ है। 21 में 191 देशों में आप देखोगे 2021 में 191 देशों में 122वें स्थान पर, क्योंकि 14 स्थानों में सुधार हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है। ये 2022 का। तो कौन प्रकाशित करता है? अब देखिए यहां पर है लैंगिक समानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक। जरा समझना, कई बच्चों ने इसका आंसर दिया था ए, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक कर दिया। लैंगिक असमानता सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी। ध्यान रखेंगे, यूएनडीपी आपका प्रकाशित करता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, मतलब कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, कई बार आपसे पूछता है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, कई बार ये पूछता है। तो इसको जो प्रतिपादित करता है, इसको जो पब्लिक करता है, इसको जो पब्लिश करता है, वो कौन करता है? वो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम करता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है। देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही याओंडे घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, इस घोषणा को संयुक्त राष्ट्र को एक प्राथमिक बहुपक्षीय संगठन के रूप में मजबूत करने हेतु गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में तृतीय विश्व के देशों द्वारा अपनाया गया था। बी, इस घोषणा मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों द्वारा पर हस्ताक्षर किए गए थे। सी, इसमें उन प्रमुख देशों को शामिल किया गया है जिनका लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संबंधित जोखिम का समाधान करना है। डी, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के उदय से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए, आपसे पूछा गया है याओंडे घोषणा। देखिए, याओंडे जो घोषणा है ये खास तौर पर किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? याओंडे घोषणा आप देखोगे ये WHO और कैमरून के द्वारा, किसके द्वारा? WHO और एक कंट्री है जिसको बोलते हैं कैमरून, इनके द्वारा क्या किया गया? अफ्रीकी, कौन से? अफ्रीकन, इसमें कितने कंट्री हैं? 11 देशों के साथ याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा अफ्रीका में मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए नई प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है और मलेरिया के वैश्विक रोगियों में से लगभग 95% रोगी, कितने? ये भी ध्यान में रखना है, 95% रोगी मलेरिया से अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसलिए आप देखोगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस घोषणा को मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो इसमें अफ्रीकी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। मलेरिया एक मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के आप देखोगे प्रसारित होने वाला एक रोग है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल है। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम UNUCFDC के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत में शहरी सहकारी बैंक को UCV के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है। दो, यह RBI के तहत जमा स्वीकार करने वाली NVFC के रूप में पंजीकृत है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं तो। चलिए आइए देखते हैं। 63 की अगर हम बात कर ले, आप देखोगे हाल ही में क्या किया था, सहकारिता मंत्रालय ने शहरी जो आपकी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में इसको आगे बढ़ाने के लिए
ठीक है, शहरी सहकारी वित्त को विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसको आगे लाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, श्री NS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में RBI के कार्य समूह में पहली बार इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये कह रहे हैं कि यह RBI के तहत जमा स्वीकार करने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो इसलिए ये पंजीकृत होता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, कितने सही पूछे हैं तो ए इसमें सही है, केवल एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन 1927 में भारत के सभी भागों से प्रतिनिधित्व के साथ किया गया था। नंबर 2, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। नंबर 3, इसका तत्कालीन रणनीति से कोई संबंध नहीं था और यह पूंजीवादी वर्ग के हितों तक ही सीमित था। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है, कितने कथन सही हैं, मतलब कि आपसे ये जो एलिमेंट पैदा कोई इसमें नहीं लगेगा। ये आपका जो क्वेश्चन है केवल एक, बी केवल 2 स्टेटमेंट पर आधारित है, सभी 3 और या फिर कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका 64 नंबर। ये पूछा गया है आपसे कि जो भारतीय वाणिज्य, अगर हम देखें तो इसकी जो शुरुआत की गई थी प्यारे बच्चे, इसकी शुरुआत घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के अनेक ऐसे पूंजीपति थे और 1920 में इन उद्योगों महासंघ की जो स्थापना की जा रही थी ये 1920 से शुरू हुई। परंतु आगे बढ़ के आप देखोगे भारतीय पूंजीपति अपने प्रयास में सफल रहे और वर्ष 1927 में 1927 में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ का गठन हुआ और यह गठन बहुत जल्द ही काफ़ी मजबूत बनता चला गया और भारत के सभी भागों में व्यापारिक उद्योगपतियों का इसमें बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व देखने के लिए मिलता है। तो आप देखोगे पहला जो स्टेटमेंट है कि इसका गठन 1927 में भारत के सभी भागों में प्रतिनिधित्व के साथ हुआ, ये बात एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी, ये गलत है। आपको बता दें कि फिक्की को अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय जनता से शीघ्र ही मान्यता मिल गई थी। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका तात्कालिक राजनीति से कोई संबंध नहीं था और यह पूंजीवादी वर्ग के हितों तक ही सीमित था, ये गलत है। ये लगभग सभी सेक्टर को, इसकी प्रतिक्रिया तत्कालिक समय में कुछ सर्वाधिक दक्ष मस्तिष्क वाले भारतीय पूंजीपतियों ने समाजवाद की भी अभिव्यक्तियों को काफ़ी व्यापक आर्थिक आलोचना की थी और इन अभिव्यक्तियों में घरेलू शुल्क के माध्यम से प्रत्यक्ष विनियोग और व्यापार वित्त के माध्यम से दोहन की बात की गई थी। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो पूछा है कितने सही हैं इसमें, तो पेयर वाला क्वेश्चन है तो कितने सही हैं, केवल एक इसमें सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। युग्म दे के रखें, यहाँ पर आंदोलन और अभियान है और यहाँ पर क्षेत्र है। जैसे चौकीदारी कर विद्रोही अभियान क्या बिहार में, दूसरे में कह रहे हैं वन कानूनों का उल्लंघन महाराष्ट्र, तीसरा है कर न दो लगान न दो अभियान उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें क्वेश्चन नंबर 65 का। आई होप कि आपने 65 का राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला है चौकीदारी कर विद्रोही। ये जो हुआ था ये आप देखोगे बिहार में ही स्टार्ट किया गया था, क्योंकि पूर्वी भारत में जो करना अदा करना एक मुख्य अभियान के रूप में ये स्थल बन गया था। लोगों ने माना कर दिया था, खास तौर पर गांव से जोर दिया गया था इसको लेकर के, ठीक है। और इसका एक हिस्सा चौकीदार के रूप में हुआ करता था, तो इसीलिए इसमें कई चीज़ें आपको मिली थी। ये ना केवल आपको बिहार में बल्कि बिहार के आस पड़ोस के क्षेत्र में, उड़ीसा में, भागलपुर के जिलों कई क्षेत्रों में, ठीक है, बंगाल के क्षेत्रों में भी ये देखने के लिए मिला। तो पहला वाला सही है। दूसरा है वन कानूनों का उल्लंघन, ये महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, ये बात एकदम सही है, क्योंकि इस समय ये न केवल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत के
वन नियमों के उल्लंघन का आंदोलन एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया था उस समय, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है करना दो लगान ना दो, ये अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, ठीक है, संयुक्त प्रांत के आंदोलन के कुछ दृश्यों में से ये विभिन्न किस्मों को लेकर के दृश्यों का आंदोलन था और इसमें करना दो लगान ना दो आंदोलन भी चलाया गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। इसमें अधिकांश जमींदार सरकार के प्रति वफादार होते हुए मिले थे, ठीक है, और ये खास तौर पर के आप देखोगे ये लगान किसानों से था और ताकि जमींदारों को वे लगान ना दें, ये बात रखी गई थी किसानों को, ठीक है। तो इसमें कितने सुमेलित हैं, तो इसमें तीनों बातें सही हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 66 नंबर। आई होप कि क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1947, पहला, ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था। नंबर 2, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक ही गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया था। कौन सा यह से सही है या फिर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। 66 का करेक्ट आंसर दें, वीडियो को पोस्ट करें। देखिए अगर हम देखें जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था ये 5 जुलाई 1947 को आया था। कब आया था? 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था। इस अधिनियम को आप देखोगे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये बात एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, अगर आप देखोगे 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमेनियन का गठन भी प्रावधान कर दिया गया था। भारत का है 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान का है 14 अगस्त 1947, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। हालांकि भारत ने यह निर्णय लिया था कि यह लॉर्ड माउंटबेटन से भारत के गवर्नर जनरल बने रहने का अनुरोध भी किया था। तो यहाँ पर है कि एक ही था, एक नहीं थे, अलग अलग थे, ठीक है, भारत के अलग थे और आप देखोगे पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा या से सही पूछा था आपसे, तो आप कहोगे कि इसमें केवल और केवल एक आपका सही होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 67। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको बोलते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में CSP निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। नंबर 2, उनका मानना था कि भारत में प्राथमिक संघर्ष पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष था, न कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, आपका है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसकी जो स्थापना की गई थी ये खासतौर पर 1930-31 से आगे बढ़ी और 32-34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक गुट के रूप में समाजवादी पार्टी बनने का प्रस्ताव रखा। गांधीवादी नेतृत्व रणनीति से इनका मोहभंग हो गया था और इसलिए समाजवादी विचारधारा की ओर ये आकर्षित हुए। अंततः आपस में मिलकर उन्होंने अक्टूबर 1934 में मुंबई में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी। इसके नेता जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मशानी थे, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। भारत में आधारभूत संघर्ष और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था, समाजवाद तक पहुंचाने का राष्ट्रवाद का आवश्यक यह अवस्था के रूप में जाना गया। वहीं जो दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि उनका मानना था कि भारत में प्राथमिक संघर्ष पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष था, ना कि स्वतंत्र। ऐसा नहीं, आप देखिए इनका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था कि ये स्वतंत्रता के लिए, संघर्ष के लिए, राष्ट्रीय संघर्ष के और समाजवाद तक पहुंच के लिए आवश्यक अवस्था थी। इन्होंने पूंजीवाद के विरुद्ध इतना जोर नहीं दिया, इन्होंने समाजवाद की तरफ रहे। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो आप कहोगे ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, जिसको अभी ये NAVFID के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अभी नया बना है, इसको ध्यान में आपको रखना है, ये नया बना है, ठीक है। पहला है, यह RBI म्यूचुअल फंड से उधार लेने और लोगों से जमा जैसे उपायों के माध्यम से धन जुटा सकता है। अब ये कोई इन्होंने एक संभावना व्यक्त की है कि ऐसा कर सकता है। दूसरे में कह रहे हैं, इसे RBI द्वारा अखिल भारतीय वित्तपोषण संस्था के रूप में विनियमित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पुश करें, 68 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, आपसे पूछा है NAVFID के बारे में, ठीक है। इसको बोलते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, जो आपका डेवलपमेंट्स बैंक है, ठीक है, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। देखिए बच्चे, आपको बता दें कि ये खासतौर पर संसद के द्वारा विशिष्ट विकास संस्था के रूप में इसको एक स्थापना की गई थी और ये 2021 में लाया गया था। यह बैंकों के विपरीत लोगों से जमा स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर कह रहे हैं कि लोगों से नहीं, ये सरकारों से लेता है। विदेशी मुद्रा और बड़ी बड़े आप देखोगे जैसे एंजल फंड हो गया, बड़े बड़े FDI FPI को लाता है, धन एकत्रित बड़े बड़ी कंपनियों से करता है। ये केंद्र सरकार, RBI, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, म्यूचुअल फंड और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से धन उधार ले सकता है, ठीक है। लोगों से जमा स्वीकार ये नहीं करता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। इसका जो विनियमन की बात करते हैं अगर हम देखें तो इसके वित्त पोषण, अवसंरचना के लिए विकासात्मक वित्त संस्थान की स्थापना अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के विनियमन से भिन्न है, क्योंकि इसे RBI द्वारा अखिल भारतीय वित्त संस्थान AIFI के रूप में भी विनियमित किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है। इन सबसे पहले अगर हम देखें तो अन्य कुछ ऐसे अखिल भारतीय वित्त संस्थानों में जैसे आप एक्जिम की बात करते हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बात करती है। उसके साथ साथ आप देखोगे नाबार्ड की बात करते हैं, ठीक है, नाबार्ड की बात करते हैं। इसके बाद आप देखोगे नेशनल हाउस बैंक इसकी बात करते हैं। तो इसमें ऐसे कई संस्थाएं शामिल हैं, ठीक है, और एक ये आपका NAVFID बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट इसमें आपका सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, यह है आपका 69। उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो उग्र राष्ट्रवाद हुआ था, देखिए जो उग्र राष्ट्रवाद था बच्चे, ये कब आपको देखने को मिलता है? ये खासतौर पर 1905 के बाद में ये उग्र राष्ट्रवाद आपको मिलता है, जब भारत में क्रमपंथी, नरमपंथी, जिसको लाल वाल पाल के नाम से जाना जाता है, वो एक विचारधारा निकल के आती है, तो वहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं, सूरत अधिवेशन से। देखिए पहला स्टेटमेंट है, इटली पर एविसीनिया इथोपिया की विजय और 1905 में रूस पर जापान की विजय ने श्वेत या फिर यूरोपीय एजियता के मिथक को ध्वस्त कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट एकदम आपका सही है। दूसरा है, उदारवादी नेतृत्व से असंतोष हो गया था, उग्र राष्ट्रवाद को पनपा, क्योंकि जब इससे क्या हो गया था, ऐसी एक संरचना उस समय बन चुकी थी, एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो गया था जिसको लेकर के लगने लगा कि नहीं, अब उदारवाद का नहीं, अब उग्रवाद का काम ही आएगा और देश को जल्दी ही स्वाधीनता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। तीसरे में कह रहे हैं कि भारतीयों में प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय होने लगा, क्योंकि भारतीय लोग अब पढ़े लिखे भी होने लगे थे, तो कई ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो कितने सही पूछा आपसे, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? आइए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके गठन के काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि जैसे आप देखोगे इंडियन लिंक की स्थापना, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से सब पे आपसे बारी बारी से पूछ रहे हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लिंक, नीचे देव कूट का प्रयोग कर सही आप देखोगे प्रश्न को चुने। तो बताइएगा, राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं, आप देखोगे जो
वर्ष 1843 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। ठीक है, ये था 1843 में ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था, ये 1866 में हो गया था। और इन सब के अलावा 1875 में शिशु कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो बनाई गई थी, आप देखोगे श्री बद्रुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, इन्होंने 1885 में ये बनाई थी, 1885। अब आप उसी से मिलान कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? 1800, सबसे पहले आएगा 3 नंबर, एक पे आएगा 3, फिर 43 के बाद पे आता है आपका 66, फिर आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पर 1, फिर आता है आपका 75, ये आ जाएगा 3 पे, और ये आ जाएगा आपका 4 पे। तो देखिएगा 3 1 कहाँ का पर है? 3 1 देखिएगा, 3 1 4, 3 1 4 2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछे आपसे, बताने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं इधर से इसको रीज कर देता हूं। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में 19वीं शताब्दी के दौरान संचार नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पहला, वर्ष 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी। भारत में सबसे पहले यही लाइन बनाई गई थी डलहौजी के शासनकाल में। दूसरा है, लॉर्ड बेलेजली ने डाक टिकट व्यवस्था की शुरुआत की थी, ये बेलेजली के द्वारा नहीं किया गया था। पूछ रहा है कौन सा यह से सही है या फिर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में, चाहे वो आप देखोगे तार डाक टिकट व्यवस्था हो, रेलवे का तेजी से तीव्र गति से निर्माण हो, ठीक है, इन सब की व्यवस्थाओं को टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत करने का कलकत्ता से की गई थी, तो डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बेलेजली नहीं आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नेतृत्व करते हैं आंदोलन है। आइए देखते हैं एक एक करके। पहले में आपसे पूछ रहे हैं दिगंबर विश्वास जैसे नील विद्रोह मतलब कि नेतृत्व करता है वसुदेव बलवंत फाकड़े, रामोशी विद्रोह, बाबा राम सिंह कूका विद्रोह। युग में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा, राइट आंसर दीजिएगा। देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहला है दिगंबर, आप देखोगे विश्वास जो थे, ये नील विद्रोह शुरू किया गया था 1859 से 60 के समय। इसमें विष्णु विश्वास भी थे, और ये खासतौर पर नील विद्रोह की शुरुआत नदिया जिले गोविंदपुर गांव में की गई थी। ठीक है, बगान मालिकों के द्वारा जो नील की खेती थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला सही है। वसुदेव बलवंत जो फकड़े थे, ये जो आपका रामोशी विद्रोह हुआ था 1878 से 79 के बीच में। बाबा राम सिंह कूका विद्रोह था, ये 1872 था। तो इसमें कितने सुमेलित हैं? तो आप कहोगे इसमें सभी सुमेलित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तीनों बातें आपकी यहाँ पर क्या होंगी? सही हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है। देखिए 73, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनाक निम्नलिखित में से किस विद्रोह पर आधारित था? आनंद मठ आपने पढ़ा होगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। ए चुआर विद्रोह, बी कोलिया विद्रोह, सी पोलीगार विद्रोह और डी सन्यासी विद्रोह। तो इसका तो राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। ये रिपीट क्वेश्चन है, कई बार भी अन्य परीक्षाओं ने इसको क्वेश्चन को पूछा है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 74 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रही वासेनार व्यवस्था का उद्देश्य है? वासेनार व्यवस्था किससे रिलेटेड है?
आप देखोगे ये हथियारों से रिलेटेड है। जो आपने देखोगा इलीगल तरीके से आपकी ट्रैफिकिंग होती है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो हथियारों को लेकर के हो, उस पर वाशनार व्यवस्था कहीं ना कहीं आप देखोगे निगाह जमा करके रखती है। आइए इसी को देखते हैं। ये कह रहे हैं इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहन जिसको यूएवी के प्रसार को सीमित करना है। बी, इसका उद्देश्य परमाणु सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु को रोकना है। परमाणु से रिलेटेड तो ये है ही नहीं, पहली बात तो। दूसरा, ये ड्रोन से रिलेटेड नहीं है। तीसरे स्टेटमेंट पे कह रहे हैं सी में कि इसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में सूचना का आदान प्रदान के साथ उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। डी, इसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के जोखिम को कम करना है। देखो, इसका उद्देश्य है पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के प्रौद्योगिकी के साथ में हस्तांतरण। आपको बता दें कि हाल ही के समय में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चीन से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को इस संदेह पर रोक दिया और इसमें दोहरे उपयोगी वाली सामग्री हो सकती। इस सामग्री का उपयोग इस्लामाबाद में परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में कर सकता है। तो इसमें वाशेनार एग्रीमेंट्स एक स्वैच्छिक निर्यातक नियंत्रण व्यवस्था है। यह दोहरे उपयोग वाली वस्तु और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हथियारों पर पारदर्शिता को उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। इस व्यवस्था की शुरुआत 1966 में की गई थी नीदरलैंड में। भारत सहित 42 सहभागी देशों में से भारत 2017 में इसका सदस्य बना था। तो कितने देश हैं? 42 हैं। भारत कब शामिल हुआ था? तो 2017 में इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको विजिबल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम आंदोलन जो 1907 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में शुरू हुआ, निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी है, इससे तो इजी मुझे लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब और डी महाराष्ट्र। ये है वंदे मातरम आंदोलन जो 1907 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में शुरू हुआ था। इसका भी राइट आंसर क्या करेंगे आप? कमेंट्स करेंगे। बहुत इजी है क्योंकि वन लाइनर है। आपको बता दें कि 1905 में बंगाल की घोषणा के बाद फरवरी 1907 में वंदे मातरम आंदोलन शुरू किया गया था। ये डेल्टाई क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन वंदे आंदोलन के नाम से भी इसको जाना गया है। तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। बट ये हुआ कहाँ है वो आपको बताना है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइएगा 75 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट, आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 76 क्वेश्चन है आपका, 1945-46 के भारतीय आम चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो 1945 और 46 में इलेक्शन हुए थे उनके बारे में पूछ रहा है। पहला, इन्हें ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में आने के दौरान आयोजित किया गया था। दूसरा, कांग्रेस ने प्रांतीय चुनावों में 90% से अधिक सामान्य सीटें जीती। तीसरा, चुनाव अभियान के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दे 1942 का दमन और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमे थे। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर दें। पूछा है उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं। पेयर वाला क्वेश्चन है, केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा राइट आंसर 76 का। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, तत्कालीन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता के आने के दौरान इसको आयोजित करना था, ये बात एकदम सही है। और कांग्रेस पर ये लागू प्रतिबंध हटा दिए गए थे और चुनाव में उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में पार्टिसिपेट और घोषणा की थी। उस समय कांग्रेस ने प्रांतीय चुनावों में से लगभग 90% से अधिक सामान्य सीटें जीती थी। ये बड़ी ही भारत के लिए 1937 में कई चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी, ठीक है। लगभग 36 श्रमिक सीटों में से 23 जीती थी, ठीक है। जबकि मुसलमान लीग में से निर्वाचन क्षेत्रों में से इसी तरह जीत दर्ज हुई थी। इन सब के अलावा चुनाव अभियान के दौरान उठाए गए मुद्दों में से दमन और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमे बना दिए गए थे। यहाँ पर आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, मतलब कि 1, 2, 3 इसका आंसर जो होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77। ये कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान लॉटरी कमेटी की नियुक्ति की गई थी, मतलब कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसको लॉटरी कमेटी कहते हैं। ठीक है, पहला ए स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि को पुनः नीलामी करने के लिए, बी अकाल से प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए, सी स्थानीय व्यापारियों को व्यापार परमिट प्रदान करने के लिए, डी नगर नियोजन में सुधार करने के लिए। ये पूछा गया है लॉटरी कमेटी। देखो आप देखोगे जो लॉटरी कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि लॉर्ड बेलीजली के समय उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और 1798 में और लगभग 1817 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हम लॉटरी कमेटी कहते हैं, और इसका बड़ा उद्देश्य था नगर व्यवस्था को आप देखोगे सुधार कैसे किया जाए, नगरों की स्थिति को कैसे ब्रिटेन के अनुकूल बनाया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 78। ब्रिटिश भारत में राजकोट रियासत के संदर्भ में राजकोट प्रजा प्रतिनिधित्व सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका शुभारंभ वर्ष 1923 में महात्मा गांधी ने किया था। दूसरा, यह सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक सभा थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, 78 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में कि इसका शुभारंभ वर्ष 1923 में महात्मा गांधी ने किया था। आपको बता दें कि लाखलजी राज ने वर्ष 1923 में राजकोट प्रजा प्रतिनिधित्व सभा शुभारंभ किया था। तो किसने किया था? लाखाजी राज ने। लाखाजी राज के द्वारा 1923 में इसका शुभारंभ किया गया था, ना कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो पहला गलत है। यह सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों में गठित एक सभा थी। ये बात एकदम सही है। इसमें सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की बात आप देखोगे की जा रही थी। तो इसमें क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। देखिए 1857 का विख्यात विद्रोह संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो सका था। इसके पीछे निहित प्रमुख कारण क्या था या थे? अब जिन्होंने आप देखोगे सतीश चंद्रा पढ़ी है, ये स्पेक्ट्रम पढ़ी है, या दृष्टि की क्विक रिवीजन पढ़ी है अच्छे से, ठीक है, एनसीईआरटी कवर की है और ये पढ़ी है, तो वो स्टूडेंट्स आप देखोगे इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेगा, क्योंकि आपसे कारण पूछ रहा है। इसका कारण बताओ बच्चे क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। जो 1857 का महाविद्रोह हुआ था, जिसको सैन्य महाविद्रोह भी कहते हैं, किसान विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है, सभी नामों से लगभग इसको जाना जाता है। पहला, आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। मतलब कि क्या ऐसा देखने के लिए आपको मिलता है कि जो आधुनिक शिक्षित भारतीय थे उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था? तो बात एकदम सही हो जाएगी। दूसरा है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सहयोग का अभाव देखा गया था। मतलब कि ये बात एकदम गलत है, क्योंकि अगर अभाव देखा जाता तो दिल्ली में जो बंदा बहादुर थे वो तो ये चीज़ें नहीं करते, सॉरी, क्योंकि मुसलमानों के बीच सहयोग था। और जो उस समय बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने तो आप देखोगे अपने शासन के रूप में मान्यता प्रदान भी की थी। तो बहादुर शाह जफर इसके लिए एक उदाहरण माने जाते हैं। बहादुर शाह जफर, ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण है। तो दूसरा गलत है। तीसरा है, भारतीय शासकों और बड़े जमींदारों का अंग्रेजों का समर्थन था। बिल्कुल ये बात सही है, कई ऐसे अंग्रेज थे, ठीक है, और आप देखोगे तो इसमें जमींदारों और अंग्रेजों का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर पहला और आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी। इसमें दूसरा तो होगा नहीं, जहाँ दो है उसको कट कर दो, तो सी और डी आंसर नहीं है। नेक्स्ट 80 नंबर, ये कह रहे हैं कि 1916 में लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1916, पहला, इस समझौते ने मध्यवर्गीयों, उग्रपंथियों तथा मुस्लिम लीग को एक साथ ला दिया था। ये बात एकदम सही है, क्योंकि 1916 में ये वो
लखनऊ समझौता वह समझौता था जिसमें महात्मा गांधी ने स्वयं अपने वाक्यों को बोला, और इसी में जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, इस मुस्लिम लीग को क्या कर दिया गया था, कांग्रेस के द्वारा स्वीकृति भी मिल गई थी। इसको स्वीकृति भी मिल गई थी, किसको, कांग्रेस को। इसी में दूसरे में कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का समर्थन किया था। देखो यहां पर क्या है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। इसमें मदन मोहन मालवीय के साथ कई ऐसे स्वेच्छाकारी थे जिसमें तिलक एनिवेसेंट थे। यहाँ पर जो एक नाम लिया गया है आपसे कि ये जो बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय, ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये इसमें खास तौर पर इस चीज़ को नहीं देख रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने इसका खासतौर पर समर्थन नहीं किया था, इसका विरोध किया था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि वो रूढ़िवादी से थे। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय सही है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल एक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 81 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैडम HP व्लासकी और कर्नल MS ओलकार्ट संबंधित हैं। ए, भारत के बाहर क्रांतिकारी संघर्ष से। बी, 1920 के दशक में कम्युनिस्ट आंदोलन से। सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत समर्थक से। और डी, थियोसोफिकल आंदोलन से। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं 81 का। इसका भी करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स देंगे। बहुत इजी है, जिसने भी सोशल रिफॉर्म पढ़ा होगा वो इसका राइट आंसर देगा, ठीक है, 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सुर्खियों में रहे केटामाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये एक शब्द है केटामाइन, यह एक वियोजनी निषेधक मतलब कि डिसोसिएटिव एंथेटिक्स है जो लोगों को उसके दर्द और भौतिक वातावरण से अलगाव की भावना उत्पन्न करता है। 2, इसे स्वापक औषधि और मन प्रभावित पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत एक मन प्रभावी पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या फिर है केवल एक, बी केवल 2, सी एक और दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि केटामाइन, जो केटामाइन है ये एक तरीके से डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एक मेडिसिन के रूप में है जो कि दर्द और भौतिक वातावरण से अलगाव की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास करती है। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है। दूसरा भी सही है कि इसको 1985 के तहत मन प्रभावी पदार्थों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 83, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसने ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया। ये बात एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और चीन में अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति प्रदान की। तीसरे में कह रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है, केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। देखिए जो 1784 का जो पिट्स एक्ट आया था, आप देखोगे 1773 में एक एक्ट लाया गया था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जाना जाता है। इसकी जो खामियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है और इसी के माध्यम से भारत में आप देखोगे दोहरे संयुक्त सरकार की स्थापना को भी इसमें क्राउन के रूप में इसको लागू किया गया और साथ ही साथ इसने न केवल चीन में बल्कि भारत में भी व्यापारिक अधिकार को बढ़ाने का प्रयास किया। इसके आप देखोगे एक नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री होते थे।
वो क्या करेंगे, अब खासतौर पर ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको उसकी खासतौर पर रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे, उसको नियंत्रण करेंगे, उसकी निगरानी में ये काम करेगा। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने सही पूछा है आपसे, तो आप कहोगे सी इसका करेक्ट आंसर है, तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें मैं बात कर रहा था वुड डिस्पैच 1754 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वुड डिस्पैच गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया। अब देखो लॉर्ड कैनिंग कब का शासनकाल है और ये 54 की बात कर रहा है, जरा समझना। आपने अगर टाइम पीरियड को आप जानते होगे तो आप इस बात को समझ लोगे। उस समय जो शासनकाल था ये था डलहौजी का। किसका शासनकाल था? डलहौजी का टाइम पीरियड था और ये खास तौर पर 1848 से 1856 तक का शासनकाल इसका है। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 1856 के बाद में आप देखोगे 1856 के बाद में बने और इन्हीं के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश का लाया गया था, ठीक है, जो 1858 था वो लाया गया था, ठीक है, और ये भारत का पहला वायसराय है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि लॉर्ड कैनिंग नहीं था। दूसरा है, इसने महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया था। ये बात एकदम सही है। तीसरा है, पूरे भारत में शिक्षा के सभी स्तरों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की सिफारिश की गई थी। देखो इसमें खासतौर पर क्या था, इसने प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया। जरा समझना, इसने क्या किया था, जो प्राइमरी थी, ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन होगी उसमें क्या होगी, लोकल लैंग्वेज होगी, स्थानीय भाषा होगी, ठीक है। वहीं जो आपकी माध्यमिक विद्यालयों में एंग्लो वर्नाकुलर जो भाषा थी वो रखा गया और कॉलेज के छात्रों को अंग्रेजी भाषा की बात करी गई। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको इंग्लिश की बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो जाएगा। गॉट इट? तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पूछा है कि कितने सही हैं, तो आप कहोगे केवल और केवल इसमें आपका एक सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से 85 नंबर विजिबल हो रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए उषा मेहता, बी प्रीतिलता वाडेकर, सी अरुणा अशरफ अली और डी सुचेता कृपलानी। इसका भी राइट आंसर आप क्या करोगे, कमेंट्स करोगे। तो कमेंट्स करिएगा 85 का करेक्ट आंसर। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है कि कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि आपसे पूछा जाए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86। अब देखिए यहाँ पर एक कथन है, ठीक है, ये बातें कुछ हैं और लिखा गया है, आपसे पूछेंगे किसके बारे में, तो देखते हैं किसके बारे में है और क्या है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस आश्रम के पुनर्विकास योजना का उद्घाटन किया गया। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यह पहला आश्रम था। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है, जो कि एक औपनिवेशिक शैली में निर्मित भवन है जिसका अग्रभाग सफेद रंग से रंगा हुआ है। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित आश्रमों में से किसका वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए साबरमती आश्रम, बी चेकरम आश्रम, सी सेवा ग्राम आश्रम और डी फिनिक्स आश्रम। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे और इसी समय को आप देखोगे भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो आश्रम है इसको बोलते हैं कोचरब आश्रम। और अभी हाल ही में क्या है कि इसकी 94वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। ये साबरमती आश्रम के पुनर्विकास योजना के लिए था, लेकिन इसको चोकरब आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये गुजरात के अहमदाबाद के वहाँ इलाकों में
चोरव गांव में अवस्थित है। ठीक है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। और सत्याग्रह आश्रम भी इसको कहते हैं, भारत में महात्मा गांधी द्वारा पहला स्थापित आश्रम है। हालांकि इससे कई जो आश्रम है, साबरमती आश्रम को ज़्यादा फेमस माना गया है, लेकिन इसको पुनः आप देखोगे काम किया जा रहा है इसमें, भारत सरकार इसके लिए कार्यरत है। निम्नलिखित युगों पर विचार करें, युद्ध की बात कर रहे हैं और गवर्नर जनरल। आइए देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि प्रथम अलंग जो सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय अलंग मैसूर युद्ध जो वॉरेन हेस्टिंग्स के युद्ध में हुआ था। द्वितीय अलंग मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। बताइएगा, राइट आंसर दीजिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, पहला है प्रथम अलंग जो सिख युद्ध हुआ था, ये आपका वर्ष 1845 से 46 के आसपास लड़ा गया था। उस समय क्योंकि इनों का उद्देश्य सिंध पर आक्रमण करना था और अपने आप को जो रसिया था उससे सुरक्षित प्रदान करनी थी बाहरी शक्तियों से। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है सही है, उस समय लॉर्ड हार्डिंग हुआ करता था। ठीक है, ये बात एकदम सही है। लाहौर की संधि युद्धि प्रथम लॉर्डिंग था। ठीक है, तो ये सही है। दूसरे की बात कर ले तो द्वितीय अलंग जो मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, ये किया गया था आपका 1790 से 92 में। 1790 से 92 में हुआ था। और एक संधि हुई थी, जिस संधि के तहत में, जिसको एक संधि कहा जाता है, मैं अगर उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान के बीच में। और उस समय जो था वो कॉर्नवालिस हुआ करता था, जिसने स्थायी बंदोबस्त थी। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं था, बल्कि कौन था? कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो ये गलत है। वहीं तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें। तीसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, तीसरे स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं कि द्वितीय अलंग मराठा युद्ध। देखिए, द्वितीय अलंग जो मराठा युद्ध हुआ था ये 1803 से 1805 के समय हुआ था। कब हुआ था? 1803 से 1805 के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इस समय पेशवा माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर ली थी। तो उसके बाद में रघुराव का नालायक पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बन गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और वेशिन की संधि की गई थी। इस समय जो थे वो थे, ये कह रहा है ना, वेलेजली। बिल्कुल इस समय वेलेजली हुआ करते थे। ठीक है, भारत के शासक। तो तीसरा वाला आप देखोगे सही है। तो पहला और इसमें तीसरा सही है, केवल दो युग में इसमें सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 88 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या है 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, इंडिया हाउस वर्लिंग में स्थित था और इसका स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। दूसरे में कह रहे हैं इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढिंगारा करजन वायली की हत्या के लिए उत्तरदायी थे। कौन सा या से सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताइएगा करेक्ट आंसर 88 का राइट आंसर दें। देखिए, जो इंडिया हाउस बर्लिन में स्थापित, ये अगर हम देखें तो ये जो स्थापित किया गया था, ये खास तौर पर श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा ब्रिटेन में इसको लाया गया था। इस जो इंडिया हाउस लंदन में था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये बर्लिन में नहीं था। इन्होंने कहा है कि बर्लिन था, नहीं, ये कहाँ पर था? लंदन में था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत है। दूसरा सही है कि इससे जुड़े मदन लाल ढिंगारा और बायली की हत्या के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, लेकिन स्थापना इसकी श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने ही की थी, लेकिन ये लंदन में था। और इसमें पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रामगढ़ क्रेटर को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यह भारत के निम्नलिखित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें अवस्थित है? रामगढ़ क्रेटर, ए मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़, सी छत्तीसगढ़ और डी जम्मू और कश्मीर। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए, हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के द्वारा
पांडवुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर को भूविरासत के रूप में मान्यता दी गई है। यह खासतौर पर राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पर है? 20 का राइट आंसर होगा, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें कोई दोहरा गिरा आपकी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। दूसरा, इसने 1883 में कलकत्ता में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता प्रदान की थी। और तीसरे में कह रहे हैं कि इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा घटाने की मांग की थी। उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा राइट आंसर 90 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए आप देखोगे इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1843 में नहीं 1876 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। दूसरा इसमें गलत है, पहला इसमें सही है। और इसने भारत में सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा थी उसको घटाने बढ़ाने की बात भी की थी। ठीक है, तो इसमें कितने सही हैं आपसे ये पूछा गया है, तो आप कहोगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 नंबर। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये है लाल कुर्ती थे। अब देखो लाल जो कुर्ती थे इनके बारे में तो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त प्रांत के कट्टरपंथी समाजवादी कार्यकर्ता, बी ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, सी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन अहिंसक प्रतिभागी, और डी में कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्य। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें क्वेश्चन नंबर 91 का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इनको खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है और इनको महात्मा गांधी के सहयोग से, ठीक है, तो के गांधी भी इनको कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। तो बताइएगा ये कहाँ पर था, तो राइट आंसर देंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के समय 1920-21 में, जब महात्मा गांधी जी ने 1920 में, ठीक है, तो उसको ध्यान में आपको रखना है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 90 का करेक्ट आंसर आपसे ही मांगना है, तो आप ही इसका आंसर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। बॉम्बे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा, इसने आंशिक राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और श्रमिक कल्याण योजना की मांग की। उपयुक्त में से कौन सा ये शेष सही है या फिर है? ठीक है, केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए बॉम्बे प्लान के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, पहला स्टेटमेंट है कि इसका प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इसने खासतौर पर सुधार के लिए इसके दृष्टिकोण के साथ 1942 में पूंजीपतियों द्वारा, ठीक है, पोस्ट बार इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं थी बल्कि पूंजीपति वर्ग इसमें शामिल था। पूंजीपतियों द्वारा, जिसको बोलते हैं पोस्ट बार इकोनॉमी डेवलपमेंट कमेटी, मतलब कि PWEDC, ठीक है, कहेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा है इसने आंशिक राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और श्रमिक कल्याण योजना की मांग की थी। ये बात एकदम सही है। तो सही आपसे पूछा था, तो आप कहोगे इसमें पहला तो गलत है, तो ए और सी नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। इंडिया टैक्स परियोजना को भारत टैक्स 2024 के भाग के रूप में शुरू किया गया। यह किससे संबंधित है? इंडिया टैक्स परियोजना। ऑप्शन नंबर ए, संधारणीय और चक्रीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला में तेजी लाने से, बी निर्बाधन और आसान कर संबंधी अनुपालनों से, सी कृषिगत वस्तुओं के निर्यात से, और डी रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के उत्पादन से। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए
इसको बोलते हैं इंडिया टैक्स प्रोजेक्ट, ठीक है, भारत टैक्स भी कहते हैं। 2024 में ये लॉन्च किया गया है और ये खासतौर पर संधारणीय और चक्रीय वस्त्र श्रृंखला में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। ये 2023-24 में इसको आगे बढ़ावा देना है, ठीक है। 4 वर्ष के लिए लाया गया है, 2023 से ये 27 तक रहेगा, क्योंकि सरकार भी तब तक ही रहेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 94, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में समानांतर सरकारें स्थापित नहीं की गई थी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट्स हुआ था आपका 1942 में, तो उस समय कुछ समानांतर सरकारें बनाई गई थी। तो ये पूछ रहे हैं किन में से नहीं बनी थी, ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए किस में से नहीं बनी थी, झांसी, बलिया, सतारा, राजकोट। नीचे दिए कूट का प्रयोग करें, केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 और डी कोई नहीं। बताइएगा राइट आंसर। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए एक एक करके बात करते हैं। ये जो आपका बलिया है, बलिया में भी बनाया गया था और सतारा में भी, परंतु झांसी और राजकोट में कोई सरकार नहीं बनी थी। तो इसमें 2 ऐसे हैं जहां पर ये सरकार नहीं बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइवल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, एक बार इसके बारे में डीप में जाकर के पढ़िएगा। डीप स्टडी करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है बच्चे। सर्वाइवल कैंसर, ठीक है, बहुत डीप में जाकर के इसको चित्र से समझे, जैसे समझना है वैसे बहुत अच्छे से इसको डीप में समझ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। देखिए इसमें कह रहे हैं इसका मुख्य कारण है कम जोखिम वाले ह्यूमन, मतलब कि पैपिलोमा वायरस HPV का स्थायी संकरण है। देखो ये HPV का स्थायी संकरण नहीं है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइवल कैंसर का एक मुख्य कारण है, ये बात एकदम सही है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन कम जोखिम वाले नहीं, इससे अधिक जोखिम वाले को ये होता है। एक मुख्य कारण है लेकिन कम जोखिम वाला नहीं, अधिक जोखिम वाले को ये होता है, जिसको क्यों कभी कभी कैंसर कारण बनने के, जबकि उच्च जोखिम वाले HPV कैंसर का मुख्य कारण है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, कम जोखिम नहीं। ये कह रहे हैं शार्ववैक, एक वैक्सीन बनाई गई है शार्ववैक, भारत में सर्वाइवल कैंसर का आप देखोगे प्रथम स्वदेशी टीका है, ये बात एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल इसमें 2 है। तो इसको एक बार पढ़िएगा सर्वाइकल कैंसर के बारे में। 96 नंबर, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नरमपंथियों और चरमपंथियों के कार्यों के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि आपसे गरम दल और नरम दल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर दें। देखिए पहले में कह रहे हैं आपसे, चरमपंथियों के विपरीत नरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारत के हित में थी। देखो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि जो नरमपंथी थे ये खासतौर पर फाइलों के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार के हितों के माध्यम से शांतिपूर्वक ये व्यवस्था को बनाना चाहते थे, तो पहला सही है। दूसरा है नरमपंथियों के सामाजिक आधार में शिक्षित मध्य वर्ग शामिल था, जबकि चरमपंथियों के सामाजिक आधार में जमींदार और भूस्वामी शामिल थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। जो आपके नरमपंथी थे उसमें खास तौर पर जमींदार और भूस्वामी वर्ग शामिल था। ये पेशे से वकील हुआ करते थे, जज होते थे, बड़े बड़े शाहूकार जमींदारों के पुत्र और स्वयं होते थे। ये जो नरमपंथी थे ये थे, जबकि गर्मपंथियों में सामाजिक आधार में शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ था। तो दूसरा गलत है। तीसरा है नरमपंथियों के विपरीत चरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसा के विशेष रूप से नहीं, ये जो है आप देखोगे चरमपंथियों ने देखो नरमपंथियों के विपरीत चरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसा का विशेष रूप से प्रयोग पर बल दिया। ये बात एकदम सही है, क्योंकि इन्होंने इस पर बल ही दिया था, ठीक है। ये जो है आपका बहिष्कार और निष्क्रिय जैसे असंवैधानिक तरीकों को अपनाने में आप देखोगे क्या संकोच नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नरमपंथी नेता थे
ठीक है, नरमपंथी नेताओं ने असंवैधानिक तरीके का प्रयोग किया था। चरमपंथियों ने नहीं, नरमपंथियों ने किया था। तो ये अब हिंसा का प्रयोग इन्होंने किया था। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नरमपंथियों के विपरीत चरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसा के विशेष प्रयोग पर बल दिया। मतलब कि वो चाहते थे कि हम बंदूक के नाल के बल पर इस चीज़ को आज़ादी से, ठीक है, तो इसमें दो सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 97वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं ईडी, कई बार सुना होगा आपने, ईडी पढ़ लीजिएगा, सीबीआई और ईडी के बारे में एक बार, ठीक है, एक बार ईडी और सीबीआई को एक बार जरूर देख लीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड इन्वेस्टिगेशन। प्रवर्तक निर्देशालय ईडी एक बहुविषयक संगठन है जो कि हाल ही में सुर्खियों में था। यह मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिदेशित है। यह किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय। यह प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक अलग विभाग है। बताइएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये किसके तहत आता है? ईडी। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, ये जो खास तौर पर आता है, मैं आपको बता दूं कि ये खास तौर पर वित्त मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा इसके बारे में एक बार, ईडी के बारे में, क्योंकि बहुत बार ईडी सीबीआई के छापे आपने सुना होगा, दिल्ली केजरीवाल सरकार, ठीक है, और बीजेपी, कई तरीके, ठीक है। निम्नलिखित गवर्नर जनरल वायसराय को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि कौन कौन कैसे आए थे उसके बारे में आपको बताना है। जैसे लॉर्ड कैनिंग है, जॉन सोर है, मेटकॉफ है और विलियम बेंटिक है। बस इनके काल को आपको बताना है, तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए, जॉन सोर की अगर हम बात कर लें, जो सर जॉन सोर थे, ये 1751 से 1884 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे। कब आए थे? जो जॉन सोर थे ये थे आपके 1751 से 1834 तक के ये सभी आपको मिलेंगे। तो 1751 से, 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड में इसको रफ कर देता हूँ पहले। देखिए, ये जो गवर्नर जनरल हैं सभी जो हैं, ये खास तौर पर 1734 से 1834 तक के आपको मिलेंगे, 1751 से, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में, राजस्व प्रणाली विशेषज्ञ के रूप में किसको लाया गया था? सबसे पहले इसमें आएंगे जॉन सोर। सर जॉन सोर थे, ये 1751 से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले थे 1751। वहीं लॉर्ड आप देखोगे विलियम बेंटिंक की बात कर ले तो ये 1828, कब थे? 1828 से 1833 तक आपको इनका कार्यकाल मिलेगा, ठीक है। ये भी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में ये उभर कर के आए थे, ठीक है। वहीं भारत का जो गवर्नर जनरल थे ये 1835 से 36 में मेटकॉफ थे, ठीक है। ये कब थे? 1835 से 36 में मेटकॉफ। लॉर्ड कैनिंग तो आपको पता ही है, 1856 से 58 तक के रूप में भारत का पहला वायसराय बनाया गया था इसको, ठीक है। ये तो सब आप जानते ही हैं। तो इसको लिख देंगे 1856 से आप 62 तक लिख सकते हैं, 58 या 62 तक आप लिखेंगे। मैं 58 लिखूंगा, हालांकि ये 62 तक रहा है, ठीक है। तो आप लगा लीजिए, 1751 सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में 1800, तो पहले पे जो आएगा 2, उसके बाद 1828 आएगा, दूसरे पे आएगा 4, तीसरे पे आएगा तीसरा, और चौथे पे आएगा पहला। तो आप लोगे 2, 4। अब देखिएगा सबसे पहले इसी को 2, 4, 1 पहला आएगा, 2 फिर 4 फिर 3, 2, 4, 3, 1, ठीक है। 2, 4, 3, 1 मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3, 1, गॉट इट। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये टेस्ट नंबर आपका 6 विजन आईएएस का आज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है देसाई लियाकत पैक्ट, जो आपका देसाई लियाकत पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा समान संख्या में लोगों को नाम निर्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। नंबर 2, इस पैक्ट के तहत 20% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की गई थी।
उपरोक्त में से कौन सा या शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर दें, 99 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए यह है आपके जो भूलाभाई देसाई केंद्रीय विधान सभा के कांग्रेस के मंत्री होते थे और मुस्लिम लीग के लियाकत अली, ठीक है, और अली खान ये मित्र हुआ करते थे। और इनके बीच में 1945 में केंद्र की अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया था तो इनके बीच में एक समझौता लाया गया था जिसको लियाकत पैक्ट के नाम से जाना गया। इसमें केंद्र में आप देखोगे कांग्रेस और मुस्लिम के समान लोगों को नाम निर्दिष्ट किया गया था। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। इसमें दूसरा भी सही है कि 20% यहाँ पर सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रख दी गई थी, ठीक है। और भारत सरकार का गठन किया जाना था मौजूदा भारत सरकार अधिनियम 1935 की। तो ये कब हुआ था ये भी आपको ध्यान में रहेगा। तो ये 1945 में किया गया था अंतरिम सरकार के आसपास, ठीक है। चलिए अगला आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर दीजिएगा बच्चे, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें, दीजिएगा करेक्ट आंसर, पढ़िएगा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं आपसे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका गठन चित्तरंजन दास ने किया था। दूसरा, स्वतंत्रता से पहले यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। तो शो का आप क्या करेंगे, शो का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपका जो शो नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। आज की क्लासेस में जो आपका टेस्ट नंबर आप देखोगे विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 6 है, वन सेकेंड, जो विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम जो आईडी है एजुकेशन बायर सिविल सर्विस है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले टेस्ट पर, अगले पार्ट पे, किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें, बार बार रिवीजन करते चलें और जो क्लासेस नहीं देखी हैं उन क्लासेस को आवश्यक रूप से देखें। तो चलिए मुझे दीजिएगा विदाई, मिलते हैं अगले पार्ट में किसी और क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।